आज के इस वीडियो लेक्चर में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामिया या सीयूईटी में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पहले मैंने एक लेक्चर ले रखा है जिसमें हमने महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम को डिटेल में ढंग से समझाया। और अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप होपफुली वहाँ से ज़रूर आंसर कर सकें, क्योंकि वो वीडियो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में बताया गया है। अब हम उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का, वो स्लेब डायनेस्टी है और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से सिस्टमेटिकली हम जो दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टी जो है सिस्टमेटिक तौर पे, जैसे स्लेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इन सभी को टाइम वाइज टाइमलाइन के हिसाब से पूरा ढंग से हम पढ़ाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके सवाल पूछे तो आप हर एक सवाल को सोल्व कर सकें, चाहे एएमयू या जामिया किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपके चाहे वो बैचलर्स या मास्टर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे तो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम स्लेब डायनेस्टी से। इसी को ही इल्वरी डायनेस्टी बोलते हैं, ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, यानी कि स्लेब डायनेस्टी का अलग अलग नाम है, ये दो और अलग नाम भी है। इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि अच्छा अब इसके बारे में आप जानते होंगे, ये मोहम्मद गौरी का स्लेब भी था और साथ में दामाद यानी कि सनील्ला भी था। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो जो दिल्ली सल्तनत का, कई बार एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किनको कहा जाता है, तो वो इल्तुतमिश कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सुल्तान का टाइटल लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का सुल्तान बना था तो इन्होंने सुल्तान का टाइटल, सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर बैठकर रूल किया था, इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। और नहीं लेने की वजह ये था कि ये खुद स्लिप था। तो रियल फाउंडर की अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत का, तो किनको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। उस टाइम इसका कैपिटल जो था वो लाहौर था, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पे रूल करने बैठा था उस टाइम जो कैपिटल था वो लाहौर था। हाँ, इल्तुतमिश को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश के टाइम में जो कैपिटल था वो चेंज करके दिल्ली कर दिया गया था। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, उनको लाक्स वक्त के नाम से टाइटल मिला था। ये जो है सुल्तान का टाइटल नहीं यूज़ किए थे, हालांकि सुल्तान का टाइटल लेने के लिए बगदाद से लेना पड़ता था। इसके अलावा इन्होंने जो है ये सिपासालार कह लिए या फिर सिंपल कह लिए, इनका अलग अलग नाम है, मलिक और सिपासार, ये खुद को स्लेब के तौर पे ही काम करना पसंद किया। इनके साथ ये हुआ कि ये जो है चौगान, आपने सुना ही होगा चौगान, ये तुर्क के द्वारा ही इंडिया में लाया गया पहला चौगान, और उसी चौगान को खेलते हुए इनका डेथ भी हो गया था, उसी को हम पोलो भी बोलते हैं, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो डेथ हुआ था वो चौगान खेलते ही या पोलो खेलते ही हुआ था, और ये लाहौर में ही हुआ था उनका डेथ, इसलिए उनका जो मकबरा जो है वो लाहौर में ही है। समझिए, पहले इनका डेथ जो हुआ है वो 1210 में हुआ है। और अभी तक अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 2-3 बातें। एक तो हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी कह लीजिए, बट रियल फाउंडर तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। दूसरा ये कि इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, नहीं लेने की वजह था कि वो खुद स्लेब थे। तीसरी बात ये कि इनको मलिक और सिपासालार का भी टाइटल मिला हुआ है, लाख बख्श का टाइटल मिला हुआ है, और चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए इनका डेथ हो चुका था, और ये हुआ था लाहौर में ही। इनका जो टॉम है वो दिल्ली में ही, सॉरी लाहौर में ही है, और ये 1210 में इनका डेथ हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो इन्होंने कुछ स्लेब को अपॉइंट किया था, जैसे कि इल्तुतमिश को ये खुद ही जो है अपॉइंट किए थे। मतलब उस टाइम जब ये दिल्ली का सुल्तान थे, कह लीजिए इल्तुतमिश, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उस टाइम जो है इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। जैसे ही जब इनका डेथ होता है कि इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो उसके बाद उसका बेटा जो है इनको बनने का मौका मिलता है, बट ये उतना कैपेबल नहीं होता है, इसलिए जो है इसको मतलब किल कर दिया जाता है, और उसका नेक्स्ट जो रूलर बनता है यानी कि दिल्ली का, वो इल्तुतमिश बनते हैं। तो आप एक गैप देखिए कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बने, उसके बाद उसी का बेटा आराम से ये बनता है, लेकिन ये इतना कैपेबल नहीं होता है कि ये दिल्ली का सुल्तान बन सके, इसलिए इसको मार दिया जाता है। इनके अंदर कई सारे मतलब इशूज़ देखे जाते हैं, जैसे वो काफ़ी कमज़ोर वर्थलेस किंग होते हैं, इस वजह से तो इल्तुतमिश जो है मारकर खुद जो है स्लेब डायनेस्टी का फॉर्मेशन करता है। मतलब अभी तक हालांकि इससे पहले स्लेब डायनेस्टी फाउंड हो चुका है, लेकिन उसको थोड़ा मजबूत करने का काम जो है स्लेब डायनेस्टी का वो करता है इल्तुतमिश। हालांकि इल्तुतमिश अपने नाम से कोई डायनेस्टी फाउंड नहीं करता, ये ऑलरेडी जो स्लेब डायनेस्टी चल रहा है उसी को ही मजबूत करता है, और दिल्ली सल्तनत को मजबूत करता है। अब अगर आप देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक में अगर हम पढ़े तो यहीं से एक नाम राइज हो चुका है इल्तुतमिश का। हालांकि पढ़ेंगे इसके बाद, यानी कि इसके बाद जो डायनेस्टी में या इसके बाद जो रूल करेंगे वो इल्तुतमिश ही करेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ हम इनके काम देख लेते हैं कि इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उनका 2-3 काम है, जैसे कि कुतुब मीनार। अब आपको मालूम है कि कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, क्योंकि ये उनके टीचर थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के। दूसरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उनका इनके द्वारा ही, और तीसरा ये कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुव्वतुल इस्लाम ये दिल्ली में ही है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वही बख्तियार काकी को इनवाइट भी किया था इंडिया में, वही सूफीज़ को फैलाने को लेकर।
तो यहाँ तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड इतना काफ़ी है, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, एक और दो सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। मिनहाजुस सिराज, एक और दो बुक इनके टाइम में लिखे गए हैं, तो वो बुक अगले वीडियो में आपको बता दीजिएगा। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट रूलर जो कि इल्तुतमिश होगा। और इल्तुतमिश आपको मालूम है कि इनको ये खुद क्या थे, गवर्नर थे बदायूं के, और उसके बाद इनको दिल्ली का सुल्तान बनने का मौका मिला। ये ऐसा पहला मतलब फर्स्ट सुल्तान है जिनको टाइटल मिला था क्या, खलीफा का पहला। दूसरा इनको सुल्तान जहाँ का भी टाइटल मिला हुआ है। तीसरा इनके टाइम में जो कैपिटल जब ये बने तो इन्होंने कैपिटल जो है बदायूं में शिफ्ट किया था। मतलब देखिए, पहले लाहौर हुआ, और लाहौर के बाद फिर बदायूं शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली में आएगा। ठीक है, तो ये लाहौर से समझिए यहाँ पे लाहौर ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, और जब ये आए यानी कि इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश के टाइम में क्योंकि ये बदायूं का गवर्नर रहा था, तो इन्होंने कुछ दिन के लिए वहीं कैपिटल शिफ्ट किया था बदायूं, क्योंकि वहाँ गवर्नर रहा था। तो उसके बाद जब ये दिल्ली का सुल्तान बने, तो उसके कुछ दिन बाद जो है बदायूं से कहाँ लेके चले गए, दिल्ली। तभी इनको इसी वजह से इनको रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है। दो तीन वजह। पहली वजह ये है कि एक तो इन्होंने खलीफा का टाइटल लिया, दूसरा इन्होंने कैपिटल चेंज करके दिल्ली लेकर आए। और हुआ ये, समझिए यहाँ पे लॉजिकल, कि पहली बात तो ये देख रहे हैं कि ये सुल्तान बना, इनको दो तीन टाइटल मिला हुआ है। एक तो चलिए खलीफा का टाइटल मिला, दूसरा सुल्तान जहाँ का इनको टाइटल मिला था, तीसरा ही कि इन्होंने कैपिटल चेंज किया था बदायूं के लिए, उसके बाद फिर ये दिल्ली के लिए यही किए थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में थर्ड बैटल ऑफ तराई हुआ। अब तक आप बैटल ऑफ तराई फर्स्ट सेकंड तो आप सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन इनके टाइम में अगर हम बात करें तो यलदूज जो कि एक स्लेब था, आपको मालूम है, मोहम्मद गौरी का, उससे और इसके बीच में हुआ था। तो इस बैटल को भी ये जीत लिया था। इसी के टाइम में जो है चंगेज़ खां का अटैक हुआ था। चंगेज़ खां का जो अटैक हुआ था, और हुआ ये था कि ईरान का राजा था जलालुद्दीन मंगवरनी, उसने जो है मतलब उसके ऊपर अटैक किया था चंगेज़ खां के, और ये दौड़ते हुए जो है भागते हुए इंडिया आ गया था, मतलब स्टे करने के लिए। लेकिन अच्छा ये हुआ कि इल्तुतमिश जो है रिफ्यूज़ कर देता है, मतलब स्टे करने से कि यहाँ पे तुम नहीं रह सकते हो, क्योंकि ख़तरा था, चंगेज़ का काफ़ी पावरफुल था, तो इसलिए वो बहुत हद तक बच गया। मतलब यह है कि अगर बाई द वे ऐसा होता कि जलालुद्दीन खिलजी को ये स्टे करने देते, तो फिर चंगेज़ खां सीधा इंडिया पे अटैक करते और इंडिया को बुरी तरह से बर्बाद करते। इस वजह से कहीं ना कहीं ये रिस्क लेना पसंद नहीं किया, और इसने जो है बोला कि यहाँ स्टे, ये भगा देता है यहाँ से, इंडिया से, और एक पावरफुल अटैक होने से रुक जाता है चंगेज़ खां। हालांकि वो डिपेंड करता है, आने वाले टाइम में देखेंगे कि अलादीन खिलजी जो है चंगेज़ खां को बहुत बुरी तरह से मतलब बर्बाद कर देता है। तो ये डिपेंड करता है रूलर पे। बट उस टाइम के हिसाब से इल्तुतमिश इतना भी पावरफुल नहीं था कि चंगेज़ खां को हरा सके, तो उसने क्या किया, सिंपली इसको स्टे करने से, रोकने से मना कर दिया था। इन्होंने जो है कुछ कॉइन लॉन्च किए थे इल्तुतमिश, एक तो सिल्वर कॉइन जिसका नाम उन्होंने टाका रखा था, और एक दूसरा नाम था जीतल, यानी दो कॉइन लॉन्च किए थे, एक सिल्वर का दूसरा कॉपर का। जो सिल्वर कॉइन था उसको टाका उन्होंने नाम दिया था, और कॉपर जो था वो जीतल था। एक बात और, करेंसी जो है जो भी राजा है अलग अलग टाइम में उन्होंने स्टार्ट किया, बट वो करेंसी चलते रहे, ऐसे नहीं करेंसी बंद हो गया था। जैसे ऐसे नहीं कि आप डिमोनेटाइजेशन इंडिया में देखे, तो उस तरह का कभी नहीं, मतलब मेडिवल हिस्ट्री में ऐसा कम ही देखा गया है। बस ये कि जो आया अपने राजा ने अपने नाम से कॉइन लॉन्च कर दिया, जो पहले का कॉइन वो भी चल रहा है, और जो लॉन्च हो वो भी चल रहा है। क्योंकि इससे पहले देखिए दिरहम कॉइन आपने देखा, वो चला था। इसके अलावा दिरहम कॉइन हो गया, और भी मोहम्मद गौरी ने भी अपने टाइम में करेंसी लॉन्च किया था। तो ये करेंसी चलते रहे। तो अभी यहाँ पे देखा इन्होंने दो टाइप का कॉइन। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है वो एक तुर्कान चहलगिनी या डल चलीसा के नाम से, यानी 14 नोबिलिटी का एक ग्रुप था, वो लॉन्च किया था। इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग इसमें रह रहे थे, और वो अलग अलग सेक्टर से थे, तो उसको इन्होंने डाल चलीसा नाम रखा था। इन्होंने ये जो है एकता सिस्टम स्टार्ट किया था। एकता सिस्टम को समझाते बड़े से, देखिए एकता सिस्टम में क्या है कि जैसे मान ली कोई एक स्टेट है, और स्टेट के अंदर आप देखते ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उन्होंने क्या कहता ना कि हर एक प्रोविंस को, उस टाइम स्टेट को प्रोविंस कहा जाता था, तो प्रोविंस को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे पार्ट में, और उन सब का के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया, उसको इक़्तिदार कहा गया। जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ था उसको इक़्तिदार कहा गया। यानी कि मान ली यहाँ का कोई एक बंदा है, जो टैक्स लेगा यहाँ से कलेक्ट करेगा, इसको इक़्तिदार कहा गया। ठीक है, और जो टैक्स यहाँ से कलेक्ट करके और टैक्स जो सरकार को दिया जाता है, इस सिस्टम को ही इक़्तिदारी सिस्टम कहते हैं। तो इक़्तिदारी सिस्टम मेरे ख्याल समझ में आएगा कि भाई एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट में, उसको कट करके उसको हर एक का एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया, उसी से ही टैक्स, मतलब वो टैक्स कलेक्ट करता था, और वही टैक्स जो है सरकार को, यानी कि राजा को, सुल्तान को पहुंचाता था। इस सिस्टम को इक़्तिदारी सिस्टम कहा गया।
अब इसके बाद ये इस सिस्टम को कई आने वाले राजा ने अडॉप्ट भी किया था। इन्होंने जो है यानी कि इल्तुतमिश ही जो है वो कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था और इन्होंने कैपिटल फाइनली दिल्ली शिफ्ट किया था। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट जो सुल्तान बनेगा दिल्ली का, इन्हीं का सक्सेसर इसकी बेटी रजिया सुल्तान, उनको दिल्ली का सुल्तान बनने का मौका मिलता है 1236 में। अब अगर थोड़ा सा टाइमलाइन देखें तो 1211 से लेकर 1236 तक यानी 1236 तक जो है रूल कौन किया, इल्तुतमिश किया। इसके बाद 1236 से लेकर के 40 तक जो है वो कौन रूल करेंगे, रजिया सुल्तान। तो अब इसके बाद जो हम रजिया सुल्तान पे चलेंगे। हाँ, एक बात और, इल्तुतमिश का जो टॉम्ब है वो दिल्ली में ही है और कुतुब मीनार के प्रेमिसेस यानी कि कुतुब मीनार के कोर्टयार्ड में है। ठीक, यानी कि अब अगर हम बात करें कुतुब मीनार के अंदर जो है, एक तो इल्तुतमिश का आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक का भी, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का तो आपको लाहौर में है क्योंकि उनका चौगान या पोलो खेलते हुए वहीं पे डेथ हो गई, इसलिए उनका जो टॉम्ब वहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट रूलर पे जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और इस रजिया सुल्तान का टाइमलाइन देख ली 1236 से 1240 के बीच में। ये पहला और फर्स्ट और लास्ट के लिए फीमेल रूलर रही वो दिल्ली सुल्तान का, जिन्होंने रूल किया था। उसके बाद कोई लेडीज़ रूल नहीं करी। इन्होंने जो है पर्दा सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करा था। इन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन के तौर पे ब्लेजर और कैप पहनना पसंद किया, जिसको कुबा और कुल्हा कहा गया। ब्लेजर जो पहनती थी उसको कुबा कहा जाता था और कैप जो सर पे होता है ना उसको कुल्हा बोला जाता है। तो पहली चीज़ है कि इन्होंने पर्दा सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करा था जैसे जो मुस्लिम वेमेन में चलता है, और दूसरा इन्होंने जो है ब्लेजर और कैप पहनने की। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके टाइम में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे पहला है कि याकूत खां जो कि एक नॉर्मल सा बंदा रहता है, इसको कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। किसके द्वारा ये बनाता है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान से इसका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग होता है याकूत खां का, बहुत अच्छा, मतलब ये समझिए कि इनको लवर कहा जाता है इनका। और उसी के टाइम में अल्तुनिया जो है गवर्नर होता है भटिंडा का, मतलब पंजाब, अभी मान लीजिए पंजाब का इनको गवर्नर बना दिया जाता है। अब होता ये है कि जैसे ही रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनती है, यानी दिल्ली का सुल्तान बनती है पहले समझिए, तो होता ये है कि अल्तुनिया जो है उनको, मतलब अल्तुनिया जो है ये मानने से इनकार कर देता है, कहता है कि मैं उस लेडी को मैं नहीं मान सकता हूँ, पहला। दूसरा ये भी है कि और भी चीज़ है। जैसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे दो इंसिडेंट हो रहा है। पहला, याकूत खां से लव का सीन चल रहा है, किसका, रजिया सुल्तान का, और अल्तुनिया का लव का सीन चल रहा होता है, मतलब अपोजिट है यहाँ पे। जैसे रजिया सुल्तान जो है लव कर रही होती है याकूत खां से, और रजिया सुल्तान को कोई और ही लव कर रहा होता है जिसका नाम होता है अल्तुनिया। इन सब को देखते हुए अल्तुनिया जो है देखता है कि क्लोजनेस यहाँ पे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसको कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। नॉर्मल एक बंदा होता है जो अस्तबल को संभाल रहा होता है याकूत खां, लेकिन उसका जब ये बढ़ा दिया जाता है यानी कि क्लोजनेस बढ़ता जाता है और कमांडर चीफ तक बना दिया जाता है, ऐसे में जो है ये बगावत कर देता है अल्तुनिया। और इस बगावत में होता ये है कि जो रजिया सुल्तान जो है वो अटैक करने के लिए जाती है भटिंडा, किस पे, अल्तुनिया के। जैसे ही जब जाती है ये ट्रिक गेम खेलता है, और गेम खेलने में होता ये है कि जो है से अल्तुनिया ही जो है पहले अल्तुनिया जो है याकूत खां को मार देता है। और देखिए आप समझिए कि रजिया सुल्तान गई है कहाँ, भटिंडा गई है, किस लिए, अल्तुनिया को, मतलब अल्तुनिया के अगेंस्ट जो इन्होंने जो स्टेप लिया था कि भाई हम नहीं मानेंगे। तो जब वहाँ जाती है तो अल्तुनिया सबसे पहले जो उसका कमांडर चीफ याकूत खां इसको मार देता है, और उसके बाद जो है रजिया सुल्तान को किडनैप करके उससे शादी कर लेता है। किससे, रजिया सुल्तान से। अब देखिए यानी एक लेबर निकल ली इस दुनिया से, दूसरा बचे हैं, और दूसरा बच्चे वो शादी कर लिए किससे, रजिया सुल्तान से। अब होता यह है, तो फिर उस टाइम जो है रजिया सुल्तान जो है एक कंडीशन रखता है कि ठीक है शादी तो कर लो, लेकिन अब तुम्हें दिल्ली भी तो चलना होगा। तो जब दिल्ली चलने के लिए चलता है तो होता ये है कि हरियाणा में कैथल एक जगह है, वहाँ पे ये जो है स्टे करने का प्लान करता है। और जैसे ही वो स्टे करता है रात में प्लान कुछ और ही हो जाता है उनके अगेंस्ट, यानी कि जो 14 एबिलिटी है ये प्लान करते हैं कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं इसको मार दिया जाए। और होता है कि 14 नॉवेल मिल करके उसी का उस टाइम, जैसे ही जब दिल्ली से रजिया सुल्तान यहाँ से जाती है 1239 में, तो उसका जो भाई होता है बहराम शाह वो लीड करने लगता है, और वो इसको बोलता है, ये 14 नोबेलिटी को इशारे में कह देता है कि उसको वहीं निपटा देने का है। और ये होता भी यही है, मतलब ये है कि उसी कैथल में उसको मार दिया जाता है, दोनों को, रजिया सुल्तान को भी और अल्तुनिया को भी। और उसके बाद ये फिर से दोबारा यानी दिल्ली आने का जो सपना होता है ख़त्म हो जाता है रजिया सुल्तान का। और इनका जो टाइटल है किसका, रजिया सुल्तान का, वो कैथल में ही है। तो लॉजिकल सोचिए आप कि क्या हो रहा है। पहले ये रिवोल्ट के अगेंस्ट ठीक करने के लिए गई भटिंडा, और वहीं पे इनको वहाँ कुछ और ही हो गया। इसका जो लवर था याकूत खां उसको मार दिया जाता है,
और वो मारता कौन है, अल्तुनिया। अल्तुनिया से शादी कर लेता है। जब ये लौट रहा होता है तो कैथल में रात स्टे करता है। स्टे करने में ही जो है 14 नोबिलिटी ये लोग मिल करके प्लान गेम सेट करता है और वहीं पे ही उसी में ही मार दिया जाता है। और इस वजह से उनका टाइटल भी जो है सॉरी टॉम जो है वहीं पे ही है, राजा सुल्तान का कहाँ है, कैथल में। इसके बाद अब चलिए, तो खैर देखा जाए तो आप डेथ देखें और कुछ काम देखें, थोड़ा इनका काम भी देख लेते हैं। जैसे इन्होंने जो कॉइन लॉन्च किया था उसमें, उस कॉइन में अपना नाम लिखवाया था। जैसे पहला इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली की महारानी, न्याय की रानी, ये उस कॉइन में, मतलब जो कॉइन लॉन्च किया था राजा सुल्तान ने, उसमें अपना नाम इस तरीके का नाम मेंशन किया ताकि लोग जो है जाने। तो ये हो गया इसका काम। इसके अलावा ये है कि ये तो इन शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद जो नेक्स्ट, क्योंकि अब जो बहराम शाह का कहीं कहीं हमने वर्ड सुना था, तो बहराम शाह जो है अगला सुल्तान बनेंगे 1240 से 42 के बीच में। इनके बीच में दो ही चीज़ें जानिए। पहला ये कि इनके टाइम में जो है मंगोल का अटैक हुआ था, और दूसरा इल्तुतमिश का जो बेटा होता है वही मसूद शाह इसके ऊपर अटैक करता है, इसको मार देता है। तो आपको ये भी मालूम है कि इल्तुतमिश का 3 बेटा था। इसके बाद अगला रूलर आएंगे मसूद शाह, वो ज़्यादा बस कोई खास पावरफुल होता नहीं है। इसके बाद जो है नसरुद्दीन महमूद आएंगे। अब जैसे ही नसरुद्दीन महमूद अगला नेक्स्ट सुल्तान बनेगा दिल्ली का, तो ये जो है अपना एक वजीर यानी पीएम अपॉइंट करेगा। किसको? ये वही बलबन है जो जाके गयासुद्दीन बलबन कहलाएगा। सॉरी, अभी ये बलबन गयासुद्दीन बलबन ही कहलाएगा। हाँ, गयासुद्दीन बलबन कहलाएगा, और वो एक ब्लड पॉलिसी कई सारी चीज़ें काम करेंगे। तो आप ये सोचिए कि इससे आगे हम जो पढ़ेंगे उसका यहीं स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने इसको उल्लू खान का टाइटल दिया था, समझिए यहाँ पे। नेक्स्ट जो सुल्तान बना है वो नसरुद्दीन महमूद बना है, और इन्होंने अपना एक वजीर अपॉइंट किया था जिसका नाम था बलबन, और उसी बलबन को इन्होंने जो है टाइटल दिया था उलूग खान का। इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो बलबन जो है वो बलबन जो था वो डाल चलीसा का मेंबर भी था, यानी 14 नोबिलिटी का बलबन जो है पार्ट था। इसके बाद होता यह है कि नेक्स्ट जो है बलबन देखता है कहीं कहीं नसरुद्दीन महमूद जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, उसका नेक्स्ट जो सुल्तान बनता है वो बलबन ही बनता है। तो बलबन का फुल नाम जो है गयासुद्दीन बलबन होगा, पहला। दूसरा ये है कि दूसरा अगर हम बात करें तो ये मेंबर ऑफ डल चलीसा का पार्ट थे, और इम्पॉर्टेंट इसमें थोड़ा देख रहे हैं। एक तो एक आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ने स्टार्ट किया था, इन्होंने ही डल चलीसा का जो ग्रुप था 14 नोबिलिटी को उसको ख़त्म कर दिया था सबसे पहले। अच्छा, इसके फाउंडर बता दे रहे हैं, मतलब ये कि पॉलिसी ऑफ आयरन ब्लड बिस्मार्क को कहा जाता है, और इंडिया के बिस्मार्क को सरदार पटेल, मतलब सरदार पटेल को इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है डाल चलीसा ग्रुप एंड कर दिया था। इन्होंने कुछ कॉइन चलाए थे जैसे बलबनी कॉइन। इन्होंने जो है पर्दा बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ सिस्टम स्टार्ट किए थे, सजदौर पैबोस यानी चूमना और उसके पैर पड़ना। इसके अलावा इन्होंने पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। पर्शियन कल्चर में जो है से नवरोज नाम का फेस्टिवल आज भी कभी कभी, मतलब साल में एक बार देखते हैं, इंडिया में भी मनाया जाता है। ये जो नवरोज फेस्टिवल था इसको बाद में औरंगजेब ने प्रोहिबिट कर दिया था। इसके अलावा इनको जैसे जिले इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड, नियाबत खुदाई, डिप्टी ऑफ गॉड, अलग अलग इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था। इन्होंने जो है ड्रिंकिंग और जोकिंग जो अपने कोर्टयार्ड में जो है वो मना कर दिया था, कोई ड्रिंक नहीं करेगा, कोई जोकिंग नहीं करेगा। इन्हीं के टाइम से अमीर खुसरू का जो है कोर्ट पोइट, यानी इनके टाइम में अमीर खुसरू का काम स्टार्ट हुआ था कोर्ट पोइट का। इसके अलावा ये है कि इन्होंने जस्टिस के लिए स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया था। इन्हीं के टाइम में मंगोल का 3rd अटैक हुआ था। पहला देखें आपने, पहला इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था, नॉर्मल अटैक था। दूसरा बहराम शाह के टाइम हुआ, और तीसरा बलबन के टाइम में हुआ। बलबन के टाइम में हुआ होता है कि बलबन का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है शहजादा, ये मारा जाता है। और इसके बोलते हैं ना कि डिप्रेशन, मतलब इसके मरने की वजह से बलबन जो है डिप्रेशन में चला जाता है, और बाद में वो भी मर जाता है। कौन? बलबन। तो जो बलबन का डेथ कैसे हुआ? बलबन का डेथ इस वजह से हो गया क्योंकि इनके टाइम में 3rd मंगोल अटैक हुआ था, और इस मंगोल अटैक में इसका बेटा शहजादा होता है, उसका डेथ हो जाता है। इसी वजह से ये डिप्रेशन में चला जाता है, और इनका भी डेथ होता है 1287 में। उसके बाद किस तरीके से इनका आज भी इनका जो टॉम्ब है वो मेहरौली में है दिल्ली के, यानी कि कुतुब मीनार के पास में ही है। तो ये आपको मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अब इसके बाद और भी कुछ रूलर आएंगे जो कोई खास पावरफुल नहीं होगा, जैसे कैकुबाद आएगा, कैमूर आएगा, और ये इसी के टाइम में कैकुबाद जब होता है, कैमूर इन्हीं के टाइम में जो मलिक कफूर जो है गवर्नर होता है, तो देखता है कि डाउनफॉल हो रहा है, तो मलिक कफूर क्या करता है, ख़त्म करता है, और इसके बाद जो है खुद यानी अगला सुल्तान, यानी कि ये खुद सुल्तान बनता है, और ये अपना खुद जो है एक डायनेस्टी कायम करता है, मलिक कफूर ही। ये वही मलिक कफूर है जो जाके एक नाम का अलग खिलजी डायनेस्टी का नाम होगा, गयासुद्दीन खिलजी का नाम से होगा। समझिए, मलिक कफूर ऑलरेडी गवर्नर के पोस्ट पर आ रहा होता है, किसके टाइम में? स्लेव डायनेस्टी के टाइम में। स्लेव डायनेस्टी के टाइम में गवर्नर हो रहा होता है। देखता है कि अब जो है कहीं ना कहीं ये वो लोग उतना पावरफुल नहीं है, ये लोग सही से रन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उसको मार देता है। किसको मार देता है?
जो लास्ट गवर्नर होता है यानी कि कैमूर को, उसके बाद खुद ही अपने आप को नेक्स्ट सुल्तान घोषित करता है। और उसके बाद स्लेब डायनेस्टी से खिलजी डायनेस्टी का फॉर्म होगा और ये खिलजी डायनेस्टी फिर से चलेगा। अच्छा, खिलजी डायनेस्टी का जो टाइमलाइन है 1290 से 1320, कहिए कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड यानी कि सबसे कम टाइम डायनेस्टी वो चला था, वो खिलजी डायनेस्टी चला था। इनका फुल नाम, मलिक फ़िरोज़ का ही फुल नाम देखा जाए तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी होगा। और इस जलालुद्दीन इसका देखिए, मैंने पहले बोला मलिक फ़िरोज़ का नाम है। ये पहला ऐसा सुल्तान है जिन्होंने साउथ पे अटैक किया था। अब यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा सुल्तान बताइए दिल्ली का जिन्होंने जो है सेंट्रल एशिया पे अटैक किया था, और एक ऐसा सुल्तान का नाम बताइए जो साउथ इंडिया में सबसे पहला, मतलब पहला सुल्तान जिन्होंने सेंट्रल इंडिया पे अटैक किया, सेंट्रल एशिया, इंडिया नहीं, सेंट्रल एशिया पे जाकर अपना कंट्रोल कर लिया था। और पहला ऐसा सुल्तान बताइए जो साउथ में अटैक किया था। हालांकि साउथ वाला तो मैंने आंसर बता दिया। सेंट्रल एशिया पे किसने अटैक किया वो आपको बताना है। जब ये जाता है जब साउथ में अटैक करता है तो उस टाइम साउथ में जो राजा होता है दक्कन वाले रीजन का, वो देवगिरी होते हैं। देवगिरी, साउथ में देवगिरी है, वहाँ का राजा जो होता है चंद्रदेव होता है, उस पर अटैक करता है और वहाँ से काफ़ी कुछ लेकर आता है। एक बात और, यहाँ पे गलती से आप जो है इनको मत समझ लीजिएगा। जलालुद्दीन खिलजी जो है अपने टाइम में इसको गवर्नर बना, इक़्तिदार बनाकर भेजता है इलाहाबाद में ही, मतलब इलाहाबाद को ही पहले कोरा के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ का इनको ही भेजता है। ये खुद जाता है साउथ में अटैक करता है, क्योंकि सवाल जब भी आएगा तो आपको ऑप्शन में रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो वही जाकर अटैक करता है, वहाँ से कुछ कुछ लेकर आता है। खैर, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अभी जो है हम जलालुद्दीन खिलजी पे हैं, और जलालुद्दीन खिलजी से दो तीन चीज़ें हम समझे। पहला, इनका ओल्ड नेम मलिक फ़िरोज़। दूसरा ये कि इनका साउथ में अटैक करवाया किसके द्वारा, अपने ही जो इसका बेटा अलाउद्दीन खिलजी, वो जाकर अटैक करता है। और दिल्ली सल्तनत की ओर से पहला ऐसा साउथ में अटैक होता है, इससे पहले कोई अटैक नहीं किया होता है। इसके बाद इन्हीं के टाइम में जो है, यानी कि जब जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोलों का अटैक होता है, फोर्थ मंगोल अटैक होता है 1296 में, तो उस टाइम जो है ये खुद अपना इसका बेटा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑलरेडी इक़्तिदार होता है, उसको भेजता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छे से हैंडल करता है और मंगोल को हरा देता है। इसमें होता है कि मंगोल के लगभग 2000 आर्मी होते हैं, सोल्जर होते हैं, उसको वो सारे बुद्धिज़्म रिलीजन के फॉलोवर होते हैं, उनको कन्वर्ट करा के वो खुद जो है इस्लाम धर्म का, उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो तुम खुद को सरेंडर करो और नहीं तो तुम रिलीजन चेंज कर लो अपना। तो वो सारे जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद जो है उन लोगों के लिए एक शहर दिल्ली में बसाया जाता है जिसका नाम होता है मुगलपुरी। और ये वही मुगलपुर, मतलब आज भी दिल्ली में ये मुगलपुर नाम का बल्कि शहर के लिए वहाँ पे छोटा शहर है। और ये मुगलपुर किसके नाम पे है, तो देखा जाए तो जो मंगोल अटैक हुआ था और वो जो हार गए थे उसके नाम पे है। अब यहीं से कहीं ना कहीं मुगल का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है यहीं से ही। जब आगे आप पढ़ेंगे बाबर के बारे में, तो बाबर का डिसेंडेंट जो है वो दो है, मतलब पैटर्नल साइड तैमूर लंग की ओर से था, और मैटरनल जो था माँ जो चंगेज़ खां की ओर से था। बस अब ये समझिए कि बाबर के अंदर दो टाइप का ब्लड है, तैमूर की ओर से भी और चंगेज़ खां की ओर से। तो आगे हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ से इतना तो समझ में आया कि मंगोल अटैक होने से दो तीन चीज़ें हुआ है। पहला ही कि वो सभी इस्लाम धर्म को कबूल किए, इस्लाम रिलीजन कबूल किए। दूसरा ये है कि बाबर का जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हम आगे जानेंगे, तो बाबर के बारे में ही समझ में आता है कि चंगेज़ खां, यानी मदर जो थी उसकी चंगेज़ खां की ओर से थी, और फादर जो थे तैमूर लंग की ओर से। जब ये बैटल जीत जाता है उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप को मतलब गुरूर फील होता है, और होता है कि देखता है कि हम खुद भी रूल कर सकते हैं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी खुद ही मार देता है और नेक्स्ट सुल्तान अपने आप को घोषित कर लेता है। तो अलाउद्दीन खिलजी अब अगला जो रूलर बनेंगे वो बनेंगे 1296 से 1316 तक। अब देखिए, मैंने अब क्या बोला, 1290 से 1296 तक में जो है कौन रूल किया, वो आपका जलालुद्दीन खिलजी किया, और 1296 से 1316 में तक में अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहा होगा। तो अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए, पहली बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा अलग अलग सोर्सेज से पता चलता है। जैसे हमने पहले भी बोला था हिस्ट्री में जब आपको पढ़ा रहे थे, तो ये सीन है कि डायरेक्ट इस कहानी को पढ़ने से पहले कई सारे अलग अलग टाइम में किसी ने जब जाना तो एक बुक लिखा। तो होता ये है कि जो जोधपुर में एक इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में लिखा गया है, उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को कंपेयर किया जाता है एज अ गॉड की तरह। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिनको खुद का स्टैंडिंग आर्मी था, ये सैलरी पे करते थे। इससे पहले किसी के पास ऐसा आर्मी का सिस्टम नहीं था। जब ये गुजरात मिशन पे, इसके बाद ये बेसिक चीज़ें, पहला ये कि जोधपुर इंस्क्रिप्शन में इनको गॉड के तौर पे कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरा जो है ये देखा जाए
तो पहला ऐसा सुल्तान है जिनके पास खुद का आर्मी था और उनको टैक्स पे करते थे और उनके लिए अलग सेपरेट ड्रेस था। अब इसके बाद इनका कुछ मिशन स्टार्ट होगा। जैसे सबसे पहले गुजरात मिशन स्टार्ट होगा। गुजरात मिशन पे जैसे जाता है तो चित्तौड़, मालवा, रणथंभौर, इस सबको अपने में मिला लेता है। चित्तौड़ का उस टाइम राजा होता है, किंग होता, रूलर होता है राजा रवल रतन सिंह। उसकी उसकी वाइफ होती है क्वीन रानी के लिए पद्मिनी। ये वही पद्मिनी है जो जौहर कमिटेड करती है। जौहर में क्या होता है कि देखिए, जिससे सती सिस्टम में जो होता है ना कि कुछ ही लोग करते हैं सती सिस्टम में, बट जौहर में ना एक बार में 1,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से मतलब सीधा आग में कूद जाती है या खुद को मार लेती है। तो ये जौहर अपना लेती है। क्यों? क्योंकि रावल रतन सिंह जो था वो हार गया था किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, इस वजह से। और ये बैटल हुआ था कब? यानी ये सीन हुआ था 1303 में। आपने पद्मावत के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि मलिक मोहम्मद जैशी के द्वारा शेर शाह सूरी के टाइम में लिखा गया है। गुजरात मिशन पे जब ये थे, उसी देखिए पहले कुछ इंसिडेंट हो चुका है। जब उसी गुजरात मिशन पे थे तो उन्होंने एक स्लेब खरीदा था जिसका नाम है 1000 दिनारी। ये वही स्लेब जो आगे जाके एक पावरफुल वो बनेगा। खैर, तो यहाँ से इन्होंने 1000 दिनार में एक स्लेब खरीदा जिसको 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले देखा जाए तो ये गुजरात मिशन पे गए। गुजरात मिशन में 2-3 काम हुए। पहला ये कि वहाँ गए, उन अलग अलग एरिया को जीत लिया। उसके बाद जो है रानी पद्मावत का जौहर करना, वो भी उसके हस्बैंड हार गया था इस वजह से। इसके बाद जो है उसी गुजरात मिशन पे ही जो है 1000 दिनार मलिक कफूर जिसको बोलते हैं वो आया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अब ये नेक्स्ट जो फिर से मिशन पे निकलेंगे और वो साउथ इंडिया का मिशन होगा। साउथ इंडिया के मिशन पे वो खुद नहीं जाते हैं। जो 1000 दिनारी जिसको बोले 1000 में खरीदे, उसी का ही नाम मलिक कफूर है, इसको भेजता है तेलंगाना। जब ये मतलब वही साउथ वाले रीजन में, तो उस टाइम तेलंगाना का जो राजा था रुद्र प्रताप देव राजा था वहाँ का, और उन्होंने जो है वहाँ जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कोहिनूर डायमंड लेकर आता है और ये गिफ्ट करता है कौन? प्रताप रुद्रदेव उसको। इसके बाद इस तरीके से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो एक्सपेंशन साउथ में हो चुका है। देखिए, बलवन के टाइम में अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशिया तक कंट्रोल हो जाता है, सेंट्रल एशिया यानी अफगानिस्तान तक। और इसके टाइम में यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में साउथ इंडिया तक इसका एक्सपेंशन हो जाता है। तो मैं आपको गुजरात मिशन और साउथ मिशन ये दोनों समझ में आएगा और दोनों से क्या कुछ हुआ। गुजरात मिशन में तो ये खुद गए थे और वहाँ से मलिक कफूर को लेकर आए उसी को ही। और जब ये साउथ मिशन पे गए, ये खुद नहीं गए, खुद अपना जो स्लेब जिसको खरीदा था मलिक कफूर उसको भेज दिया था। अब आते हैं इनको अलग अलग टाइटल, जैसे सिकंदर शानी यानी अलेक्जेंडर सेकंड, इसका नाम मतलब इनको टाइटल मिला था। सुल्तान जहाँ का टाइटल अमीर खुसरो ने दिया था। अब देखिए फिर से अमीर खुसरो का नाम आ गया है। इससे पहले आपने बलवन के टाइम में सुना था और इनके टाइम में भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी। तो ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो का जो टाइमलाइन स्टार्ट होता है, यानी कि उनका टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है वो आपके बलवन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक होता है तक चलता है। तो अभी देख लिए बलवन पढ़े अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में बता दे रहे हैं। अमीर खुसरो का जो करियर स्टार्ट होता है बलवन से मोहम्मद बिन तुगलक तक। इनके ये मतलब काफ़ी क्लोज होते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। और ये जो है इन पैरेट ऑफ इंडिया का नाम से इन्होंने ही दिया था इंडिया का नाम टाइटल। इसके अलावा सितार और तबला इन्होंने इन्वेट किया था। कश्मीर को उन्होंने पैराडाइज ऑफ अर्थ इन्होंने बोला था। खड़ी बोली का यही इनको मतलब फाउंडर बोला जाए तो इनको ही कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने ही जो है सुल्तान जहाँ का टाइटल अलाउद्दीन खिलजी को देता है। ठीक, अब चलिए ये बीच में आए थे, चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी से फिर से कंटिन्यू करते हैं। पहले कि अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे टैक्स स्टार्ट किए थे। हाउस टैक्स, एनिमल टैक्स, इरीगेशन टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स। हाउस टैक्स को घर ही बोला गया था, यानी कि जिस घर में रह रहे उसका टैक्स। और चराई टैक्स, यानी कि अगर कोई जानवर आपका वो खाता है तो वो उसका यानी घास बोलते हैं ना, उसका टैक्स। इसके अलावा इरिगेशन, एग्रीकल्चर टैक्स, ये सारे टैक्स वो इन्होंने स्टार्ट करा था। इन्होंने कुछ काम भी किया था, जैसे कि अलाई मीनार हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, जमात खाना मॉस्क हो गया, चार मीनार हो गया, ये सब इनके द्वारा ही बनाया गया। चौर मीनार, हौस खास हो गया दिल्ली में, सीरी फोर्ट हो गया। और इन्होंने कुछ टाइम के लिए तो इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से सीरी फोर्ट भी कर दिए थे। तो आप थोड़ा कैपिटल पर नोटिस करेंगे तो कैपिटल देखा जाए तो इल्तुतमिश के टाइम में दिल्ली हुआ, और दिल्ली के बाद अब देखा जाए तो सीरी हो गया है। किसके टाइम में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इन्होंने कुछ मेजरमेंट के लिए कुछ डिवाइसेस स्टार्ट किए थे, जैसे बिस्वा का नाम से था, यूनिट यूज़ किया था। जैसे आज मीटर हम लोग पढ़ते हैं ना, मीटर ये सेंटीमीटर, तो उन्होंने बिस्वा लाया था। इन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया था। मतलब ये कि देखो मार्केट कंट्रोल में कि अगर मान ली कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर मान ली 500 है तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा
तो वो पहले उनको बताना पड़ता था। और दूसरा ये कि ऐसा मतलब प्राइस फिक्स कर दिया था और प्राइस आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये इस तरीके से इन्होंने जो हुलियन दाग सिस्टम अडॉप्ट किया था, वही उस जो घोड़ा रहता था उस पर। इसके बाद जो है इन्होंने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था, ताकि रेवेन्यू का कलेक्शन सही से हो सके। मार्केट जो है वो कंट्रोल था, ऑफिसर हर दिन जो है पर डे रिपोर्ट करते थे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर दिल्ली सल्तनत में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था, इन्होंने जो है रिलीजन को सेपरेट रखा था पॉलिटिक्स से। जैसे जो जिस तरीके से दिल्ली को रूल कर रहे थे उसमें और रिलीजन में दोनों को सेपरेट रखा था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके कोर्ट पोएट रहे कौन कौन, अमीर खुसरू और मीर हसन दहलवी, ये उनके कोर्ट पोएट रहे हैं। मलिक कफूर आपको मालूम है 1000 दिनार में उनको ख़रीदा गया था। और ये पहला ऐसा सुल्तान रहे जिन्होंने दिल्ली, हालांकि इससे पहले मैंने आप सवाल से पूछा भी था कि देखिए बताइए कि साउथ इंडिया में, मतलब दिल्ली सुल्तान का पहला ऐसा शासक बताइए जो साउथ इंडिया तक में जाकर रूल किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर होंगे वो होंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वो इनका डेथ हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर होंगे वो मुबारक शाह होंगे, यानी कि अलाउद्दीन का बेटा। और इनके ही मेंटर होता है, यानी कि इसका मेंटर आप समझ सकते हैं नसरुद्दीन खुसरो रहता है, पर ये ज़्यादा दिन तक रूल नहीं करता है मुबारक शाह। उसके बाद जो है गाजी मलिक वो इक़्तिदार होता है, वो इनके मेंटर को मार देता है। उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो कुछ दिन के लिए रूल करते हैं, उसको तो वही मारा जाता है, वही गाजी मलिक इसको मार देता है। अच्छा, गाजी मलिक जो है पंजाब का इक़्तिदार होता है उस टाइम, गाजी मलिक जो है पंजाब का इक़्तिदार होता है। तो अब ये गाजी मलिक ही जो है नेक्स्ट सुल्तान बनेगा, सिंपल, क्योंकि इसके टाइम ऑलरेडी इक़्तिदार है। अब ये देखता है कि सिचुएशन ये लोग कंट्रोल से बाहर है, तो नेक्स्ट सुल्तान जो है गाजी मलिक ही बने। गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। और अगला जो डायनेस्टी जो स्टार्ट होगा वो आपका तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होगा, जिसका फाउंडर होगा गयासुद्दीन तुगलक, या दूसरा नाम गाजी मलिक भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये आपका इस वीडियो लेक्चर में कहीं ना कहीं आपका स्लेव डायनेस्टी और आपका तुगलक डायनेस्टी, सॉरी खिलजी डायनेस्टी, ये हो चुका है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम आपके उसमें जो है आपका सॉरी खिलजी तो हो गया है, तो तुगलक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी, सॉरी तुगलक हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर में जो है आपका खिलजी तो हो गया, तुगलक डायनेस्टी हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लोधी डायनेस्टी हो गया और सैयद डायनेस्टी। हालांकि लास्ट है लोधी डायनेस्टी है। ये 3 डायनेस्टी अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दीजिएगा। होपफुली इससे रिलेटेड अगर कहीं भी आपके सवाल पूछते हैं तो आप पूरा करके आएंगे। बाकी ये कि इससे रिलेटेड आप MCQ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एट द एंड मैं ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो AMU जामे के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के बिहाफ में उन सारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमारे पेड बैच भी चल रहे हैं, ये कुछ लेक्चर इसलिए अपलोड किया गया है यूट्यूब पे, ताकि वो जान सके कि स्टूडेंट के बिहाफ में जो कोचिंग चल रहे हैं वो किस तरीके से चलते हैं और क्या कुछ लेक्चर है। तो जिस भी स्टूडेंट को AMU जामे के BA ऑनर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं, मतलब पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मास मीडिया, इन सभी के लिए होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वरना मैं आपको यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूँ। अब व्हाट्सअप कर लीजिएगा और बैच डिटेल लेकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बैच अभी स्टार्ट ही हुए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगा। थैंक यू।